50 दिन बीतने के बाद क्या देश की जनता नोटबंदी को पास कर रही है और सियासत फेल कर रही है? हमारे साथ केसी त्यागी हैं, जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, हमारे साथ जयवीर शेरगिल है कांग्रेस से और विजय सरदाना हमारे साथ हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। विजय जी, 5 स्तंभ गिनाए थे जयवीर शेरगिल ने। आपको लगता है कि हम स्थिति में हैं 50 दिन बाद के उन स्तंभों पर कैलकुलेट करें, या 50 दिन बाद वाकई जायज़ समय है, जायज़ मौका है कि आप इसको जांचें, परखें कि जो आपने फैसला लिया था 50 दिन पहले वो सही था या गलत था, या इंतजार करना चाहिए इसके लिए? देखिए रोहित जी, पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर 50 दिन की बात करी है तो पता नहीं उनके पास क्या आधार, उनके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हमारा असेसमेंट ये है कि कम से कम आपको 3 महीने लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस तरह से इस देश की प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बैंकों की कमी है, नोट को छपाना है, और ये सीक्रेट ऑपरेशन था। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ये सीक्रेट ऑपरेशन था, इसकी एडवांस प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। तो ये फैक्टर हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा सवाल जो आपने कहा था पहले ब्रेक से पहले कि भाई आमिर खान की 100 करोड़ की टिकट बिक गई और अभी भी हम कह रहे हैं कि इस देश में समस्या है, इसमें 2 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और केसी त्यागी साहब ने जो किसानों की बात उठाई उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, इस देश को हम ये नहीं मान सकते कि पूरा देश एक होमोजेनियस सोसाइटी है, सब लोग एक से सक्षम हैं। हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है बीपीएल फैमिलीज का। जो फैमिलीज बीपीएल में आती हैं और जो फैमिलीज बीपीएल के ऊपर हैं, दोनों पे नोटबंदी का अलग अलग प्रभाव पड़ा है। जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, जो कैश पे डील करते थे, जिनको डेली मजदूरी मिलती थी, उन पे निश्चित रूप से असर पड़ा है। उनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और एक कुछ उनको सुविधा के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ बजट में सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। और जो ऊपर वाली फैमिली है, बीपीएल से ऊपर की जो फैमिली है, वो सक्षम है थोड़ा बहुत झटका उठाने के लिए, और वो उठा भी रहे हैं और वो मोदी जी का साथ दे रहे हैं। लेकिन बीपीएल में दिक्कत है, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि क्या किसानों का क्या हो सकता था? हाँ। देखिए साहब, किसानों की समस्या इस देश में हमेशा रही है, क्योंकि इस समाज में एक तबका है जो हमेशा हर सिचुएशन में एक्सप्लॉयटेशन करने के मूड में रहता है। वो हर सिचुएशन को इस तरह से घुमाने की कोशिश करता है जिससे उसका फायदा हो, किसान का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दीमक की तरह इस देश में, समाज में रहते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा और इन दोनों को समझते हुए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में भी जब हम बेनामी या बाकी चीजों की बात करेंगे तो मोदी जी को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे से इन चीजों को ध्यान में रख के कैसे प्लान किया जाए। ठीक है, जयवीर आप बोल लीजिए, फिर मैं संबित के पास जाता हूं। रोहित जी, विजय जी की बात को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं। आज 50 दिन का जो ये डेडलाइन जनता ने तय नहीं की थी, आपने और मैंने नहीं तय की थी, ये प्रधानमंत्री ने खुद की थी। और 22 नवंबर को ये भी दिया था कि जब बैंकों में पैसा आ जाएगा तो बैंक अपने पास थोड़ी लॉकरों में रखेगा, वो पैसा आपके लिए आ रहा है। तो एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन बन गया था कि रेट चेंज होगा, तो आरबीआई ने वो अनचेंज कर दिया और ग्रोथ रेट को भी 7.6% से 7.1% पे ले आए। दूसरा, 50 दिन के बाद 3-4 सवाल अहम खड़े होते हैं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। पहले, कितना सरकार को बताना चाहिए कितना काला धन आया। दूसरा, नए नोट छापने की कितनी इस हमारे बजट पे कितना असर पड़ रहा है। तीसरा, अगर 2300 करोड़ तकरीबन नोट छापने हैं तो 300 करोड़ छापने पर माह, जो एक मंथ की कैपेसिटी है उसके हिसाब से 7 महीने, तो ये 50 दिन में कैसे पूरे होंगे। चौथा, अगर प्रधानमंत्री जी की बात को लेके चलें कि 50 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो क्या विड्रॉल लिमिट हटा दी जाएगी? पहला, क्या आप हटाएंगे जो 25,000 की विड्रॉल लिमिट रखी हुई है? दूसरा, क्या जो किसानों और बॉन्डेड लेबर ने जो बेरोजगार हैं उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी? तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की है कि जो राशन रेट डिस्ट्रीब्यूशन रेट है पीडीएस का, उसको आधा किया जाए और फसल पे 20% आप एमएसपी पे बोनस दीजिए, और 25,000 पे हर महिला जो बीपीएल परिवार से है उसके अकाउंट में जमा कीजिए। तो मोदी सरकार को आज 50 दिन के बाद अगर मुश्किलें कम हो रही हैं तो विड्रॉल लिमिट हटा देनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाकई में नोट जो बातें आज राहुल गांधी ने कही हैं, जैसा इन्होंने कहा था, जो बातें आज राहुल गांधी ने कही हैं कि हमारी ये मांगे हैं, एमएसपी पे इतना बोनस दे दीजिए, आपकी टैक्स लिमिट पे इतनी कमी कर दीजिए। अगर आपकी सारी मांगे सरकार ने मान ली
तो जो आज तंग हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको वोट दे देंगे, वो तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे फिर आपको, वो तो खुश हो जाएंगे। देखिए रोहित जी, वोट की जो पॉलिटिक्स है, आज जब लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, जब जनता ही नहीं रहेगी तो वोट कहां से रहेगी। और जब कैश की बात आती है, इसमें फार्मर एक्सप्लॉयटेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा कृषि क्षेत्र कैश पे धन, जो उनको फसल मंडियों में मिलता है वो कैश मिलता है, जो बीज जिस दुकान से खरीदते हैं वो कैश से खरीदते हैं। तो आपने इस इकोनॉमी का जो मेन लाइफ लाइन थी वो ही काट दी, तो फार्मर नहीं रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन की कहां बात आ जाएगी। दूसरा, तीसरा, अब आप मोदी सरकार से एक सवाल पूछिए। इन्होंने कहा हमारे काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 125 निर्णय बदल दिए 1 महीने के अंदर अंदर। फिर वो बात आ गई काउंटरफीट पे, फिर आ गई आतंकवाद पे, आज बात आ गई कैशलेस पे, आज बात आ गई कैशलेस पे। तो सरकार का लक्ष्य क्या है? काला धन के, कैशलेस इकोनॉमी के, आतंकवाद के, काउंटरफीट। संबित पात्रा, सरकार का लक्ष्य, सरकार खुद ही एक लुका छिपी का खोल खोल रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, उनका साथ देने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या देश की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा, और सरकार को खुद भी समझ में नहीं आ रहा? देखिए हम सबका काम है कि पूरे पेशेंस के साथ सबको समझाएं, और बतौर प्रवक्ता मैं ये कोशिश भी अभी करता हूं। देखिए, नंबर 1 का जहाँ तक ये पूरे रिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य क्या है, ये रिमोनेटाइजेशन कोई छोटा सा गेंद तो नहीं है कि हमने मार दिया उसको ऑफ स्टंप खेलना है, या एक बल्ले को छक्का या चौका मारना है, इतना छोटा सा उसका एक एम होगा। ब्लैक मनी के कारण जो जो दुष्कृतियाँ होती थी, ब्लैक मनी के कारण इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म होना चाहिए वो गड़बड़ाता था, ब्लैक मनी के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, ब्लैक मनी के कारण नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता था, ब्लैक मनी के कारण प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पे इफेक्ट पड़ता था। ये सारे एम होंगे। जब आप ब्लैक मनी पे अटैक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवाद पे भी अटैक करेंगे, आप नक्सलिज्म पे भी अटैक करेंगे, तो ये सारे एम हैं। और ब्लैक मनी को समाप्त कैसे करेंगे? ग्रेजुअली आप अगर कैशलेसनेस की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा भारत कैशलेस हो जाएगा, जिस किसान के बारे में आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि उनको तो कैश की आवश्यकता है, तभी मोदी जी ने कहा लेस कैश। जब कैश धीरे धीरे आ जाएगा तो उनके पास तो कैश जाएगा ही। हम लोग जो सक्षम है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राहुल जी जैसे युवा नेता, जयवीर शेरगिल जैसे युवा नेता, वो लोग भी कैशलेसनेस के खिलाफ, डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको तो उसके फेवर में बोलना चाहिए। आपका अकाउंट दूसरी बात, किसानों की बात की ट्विटर पे क्या लिखते हैं देखिए, लोग? 70 वर्ष से आपको चिंता होगी डिजिटल की, कि डिजिटल में कितना डर लगता है। छोड़ दीजिए, वापस आता हूं आपके पास। अब मुझे केसी त्यागी जी से एक कमेंट लेने दीजिए, लास्ट में समय खत्म हो रहा है। पात्रा जी प्लीज, समय की कमी है। नहीं, मैं वो अकाउंट हैक से बता दूं। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या मैं गाड़ी से चलना बंद कर दूं? पॉकेट मारी भी तो होती थी पैसे का, तो क्या मैं पॉकेट में पैसा रखना बंद कर दूं? ये कि अकाउंट हैक होता है ट्विटर का, राहुल जी का अकाउंट ट्विटर में हैक हो गया। सुरक्षित गाड़ी तो बना लीजिए संबित सर, एक उचित बात नहीं है। अच्छी मजबूत गाड़ी बना लीजिए, फिर चलाइए। आप जितने मर्जी सुरक्षित नेता तो ढूंढ लीजिए पहले। चलिए ठीक, लड़िए नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। देखिए इतने अच्छे से डिबेट चल रही है, आप एक सुरक्षित और अच्छा नेता तो ढूंढ लीजिए, लोगों को फिर आप अच्छा लग रहा है, चलाइए और दर्शक कितनी तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम आज सबकी बात समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है। वाराणसी में कितनी तू तड़ाक नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े जा रहे हैं, सब लोग इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। तो सर, लोगों को समझ में भी आता है ना, उनको फायदा होगा आपकी बात सुनने से, समझने से। उनको भी तय करने में आसानी होगी कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, किस तरफ रहना चाहते हैं। वोट भी डालना होता है उनको अपना विचार बना के। तो केसी त्यागी जी, मेरा लास्ट कॉमेंट ये मैं आपसे चाहता हूं केवल कि नीतीश कुमार अभी तक चुप है, उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया। मैंने पहला सवाल भी ये किया था, डिप्टी सीएम ने विरोध के सुर खोल दिए आपके। तो क्या बिहार की सरकार में इसको लेकर दो सुर हैं, या नीतीश कुमार अपनी प्रोग्रेसिव छवि मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हम पीछे से चुपचाप बैठ के देखेंगे? ऐसा रोहित जी, वो गठबंधन की सरकार है और जरूरी नहीं कि आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस पार्टी तीनों की हर विषय पे एक ही राय हो। जैसे आर्थिक सुधार हैं, हम कांग्रेस पार्टी से असहमति रखते हैं, कई और मामले हैं उस पर हमारा आरजेडी से असहमति है, इन दोनों पार्टी की किसी सवाल पर हमसे असहमति है। वहाँ एक सीमित उद्देश्य के लिए बना हुआ मोर्चा है, और पहले दिन से ही नीतीश कुमार जी, अब से नहीं, जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय से ही हम लोग काले धन की समाप्ति के पक्षधर रहे हैं। तो उसके लिए किसी को ना तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है और ना नीतीश जी के बारे में कुछ अतिरिक्त सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं समीर जी की बात का जवाब देकर के अपनी बात खत्म करूंगा।
संबित जी 95% नक्सलाइट एक्टिविटीज़ आदिवासी इलाकों में हैं, जहां जल, जंगल और ज़मीन की समस्या है। उनको वहां के रहने वाले लोगों को अधिकार नहीं है जंगल की ज़मीन पर। वो नक्सलवादियों को चीन से पैसा आ रहा है, वो बढ़ रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इट इज़ नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये जमीन किसकी हो, ये वो प्रॉब्लम है। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक है। तो ये जो है नक्सलवाद की समस्या लैंड रिफॉर्म की है, सहमत नहीं हूँ, लैंड रिफॉर्म की है सर। ना आपकी सरकार भी सहमत नहीं है। सर बड़े हैं, मगर मैं यहाँ आपको करेक्ट कर दूं, नक्सलिज्म और टेररिज्म का कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, या नक्सलवाद आतंकवाद है। सर ये एक बड़ी लंबी अलग से बहस है, अलग बहस की मांग करता है। पिछली सरकार में तो सरकार के मंत्री आपस में लड़ बैठे, बड़े बड़े नेता आपस में इस पे बहस कर बैठे। जवाब देने का मुझे लगता है सर, प्लीज समय समाप्त हो गया, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ये बताते हुए कि अब से हमने भी एक सीरीज की शुरुआत कर दी है। रात 8 से 9 बजे तक आज विशेष कवरेज देखिएगा। सबसे बड़ा जनता का ओपिनियन पोल होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होंगे, उसमें आप लोग होंगे, देश की आम जनता होगी, जिनके पास हमारा कैमरा पहुंचेगा। आप लोग जो कुछ बोलेंगे वो हम टीवी पर दिखाएंगे और वो देश की जनता की राय होगी। वो बताएगी 50 दिन में नोटबंदी पास हुई है या फिर नहीं।